हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आज हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन। आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। हमारे ऐप में फार्मेसी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर वीडियोस के अलावा नोट्स, MCQs, मॉडल क्वेश्चन पेपर और भी अदर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में। तो इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आज हम जिस डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया, जिसको हम शॉर्ट में PKU बोलते हैं, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। ऑटोसोमल का मतलब होता है जो जीन है, ये ऑटोसोम मतलब कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। मीन्स हमारे बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और रिसेसिव का मतलब होता है डिसीज तभी अपीयर होगा जब दोनों कॉपीज ऑफ जीन जो है डिफेक्टिव होता है। जैसा हमने आपको बताया कि हर एक जीन के 2 कॉपीज होते हैं, तो फिनाइलकीटोनुरिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, मीन्स ये डिसीज तभी कॉज होगा जब दोनों कॉपी ऑफ जीन जो है वो डिफेक्टिव होगा। मीन्स अगर एक कॉपी नॉर्मल है जीन का और एक कॉपी डिफेक्टिव है तो वो पर्सन कैरियर होता है, मीन्स उसमें डिसीज तो शो नहीं करेगा, लेकिन अगर दोनों कॉपीज डिफेक्टिव होते हैं जीन के तो वो पर्सन को डिसीज होगा। तो फिनाइलकीटोनुरिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मीन्स ये जो डिसऑर्डर है जिस जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है वो जीन ऑटोसोम मीन्स नॉन सेक्स क्रोमोसोम पर होता है। तो कौन से जीन में डिफेक्ट होता है? वो जीन जो कि कोडेड होता है एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व होता है फिनाइलएलानिन और टायरोसिन, जो कि अमीनो एसिड है, इसके मेटाबॉलिज्म में। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो 2 तरीके का फिनाइलकीटोनुरिया होता है, क्लासिकल PKU और नॉन क्लासिकल PKU। क्लासिकल PKU में कौन से जीन में डिफेक्ट आता है? मीन्स जीन का म्यूटेशन होता है, ऐसा जीन जो कि एनकोडेड होता है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, इस जीन में डिफेक्ट आ गया, तो इसी वजह से ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम इन्वॉल्व कहाँ पे होता है? तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर जो फिनाइल हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम होता है वो फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन क्योंकि PKU में ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, एंजाइम में डिफेक्ट आ गया है क्योंकि जीन में डिफेक्ट आने की वजह से, तो जिससे क्या होगा, फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और फिनाइलएलानिन एक्यूमुलेट होने लगेगा ब्लड और टिश्यूज में। तो ये जो फिनाइलकीटोनुरिया है, लगभग 10,000 से 15,000 न्यू बॉर्न्स होते हैं जो बर्थ होते हैं, उनमें से लगभग सिर्फ एक को ही प्रॉब्लम होता है ये। इसके बाद सेकंड है नॉन क्लासिकल PKU, जिसको हम सेगावा सिंड्रोम बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है? जो कोफैक्टर इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन, इसमें डिफेक्ट आ जाता है, इसके सिंथेसिस में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ये कोफैक्टर इन्वॉल्व होता है फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट होने के लिए। तो टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन की डेफिशिएंसी क्यों होती है? तो या तो GTP साइक्लोहाइड्रोलेस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि ये एंजाइम जो है GTP मीन्स गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट को टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन में कन्वर्ट करता है, या तो डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम डायहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेस, क्योंकि ये जो एंजाइम है डायहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेस, ये वापस से जो यूज्ड डायहाइड्रोबायोप्टेरिन है उसको वापस से टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन में कन्वर्ट करता है। डायहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन की डेफिशिएंसी होगी। तो ये हो गया नॉन क्लासिकल PKU के बारे में। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। दोनों ही केस मतलब कि या तो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्साइलेज की कमी की वजह से, या तो टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन कोफैक्टर की कमी की वजह से। तो क्या होगा, अल्टीमेटली फिनाइलएलानिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा और फिनाइलएलानिन बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगेगा। तो फिनाइलएलानिन क्योंकि टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, इसी कारण से वो कुछ माइनर पाथवे में डाइवर्ट हो जाता है और
फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल लैक्टेट और फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट होता है। मीन्स जो अक्यूमुलेटेड फिनाइल एलानिन है वो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता है जिससे वो फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। फिनाइल पायरुवेट का या तो रिडक्शन होता है टू फॉर्म फिनाइल लैक्टेट या डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन होता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और बनता है फिनाइल एसीटेट। तो ये तीनों कंपाउंड को एक साथ हम क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन्स बोलते हैं। और फिर ये फिनाइल कीटोन्स यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, मीन्स यूरिन के थ्रू फिनाइल कीटोन्स एक्सक्रीट आउट होता है और इसी को हम फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं, मीन्स यूरिन में फिनाइल कीटोन का प्रेजेंस। फिनाइल एलानिन के मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से उसका जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में बढ़ जाता है और उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं जो कि माइनर पाथवे के थ्रू बनते हैं वो भी, उसका भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से बहुत से ऐसे क्लिनिकल और बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन का कारण होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो मेंटल रिटार्डेशन मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, डिलेड डेवलपमेंट, फेलियर टू वॉक और टॉक एंड ग्रो मीन्स जो बच्चा है वो लेट चलना, बोलना या ग्रो करना स्टार्ट करता है। और नेक्स्ट बिहेवियरल प्रॉब्लम, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, डिफेक्टिव माइलिन फॉर्मेशन जिसकी वजह से जो नर्व इंसुलेशन है वो कम होता है, सिग्नल जो ट्रांसमिशन है वो स्लो होता है, हाइपर एक्टिविटी, एजिटेशन, ट्रेमर, सीजर ये भी कॉमन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपोपिगमेंटेशन मीन्स पिगमेंटेशन की कमी। यहाँ पे हम कौन से पिगमेंट की बात कर रहे हैं, मेलानिन पिगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हेयर और स्किन के कलर के लिए। और ये मेलानिन किससे बनता है, टायरोसिन से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिनेस। और फिनाइल एलानिन के अकुमुलेशन से जो टायरोसिनेस एंजाइम है ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट हो जाता है जिससे मेलानिन का फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाता है प्रॉपर। इसी कारण से मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाती है जिससे क्या होगा, हाइपोपिगमेंटेशन, जिसकी वजह से जो स्किन का कलर है, हेयर का कलर है वो लाइट हो जाता है, ब्लू आइज एक्सेट्रा। के अलावा स्किन रेसेस, एक्जेमा, क्योंकि जो फिनाइल एलानिन के जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, मींस लाइट सेंसिटिव होते हैं जिसकी वजह से स्किन में रैशेस, एक्जेमा क्रिएट होता है। उसके बाद फोर्थ है अ मस्टी और माउसी ऑर्डर इन द ब्रेथ, स्किन, स्वेट और यूरिन ड्यू टू फिनाइल एसिटिक एसिड सिक्रीशन मीन्स पेशेंट के यूरिन से, स्वेट और ब्रेथ से एक माउसी स्मेल आता है या मस्टी स्मेल आता है और ये फिनाइल एसिटिक एसिड के एक्सक्रीशन की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोसिस। पीक्यू को यूजुअली न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट से डिटेक्ट कर लिया जाता है बेबी के जन्म के लगभग 24 to 48 आवर्स के अंदर और ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना होता है प्रॉम्प्टली टू प्रिवेंट द सीवियर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्लासिकल पीक्यू। डायग्नोसिस टेस्ट में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला है क्वांटिटेटिव प्लाज्मा फिनाइल एलानिन एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है, प्लाज्मा का फिनाइल एलानिन लेवल देखा जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज में अगर ये प्लाज्मा लेवल फिनाइल एलानिन का 20 से ज्यादा होता है, नॉर्मल लेवल जो होता है वो 1 to 2 mg पर डेसीलीटर होता है, लेकिन पीक्यू में 20 से 65 mg पर डेसीलीटर हो जाता है जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं बाय द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। इसके बाद सेकंड है गुथरीज टेस्ट जो कि एक बैक्टीरियल बायोएसे होता है फिनाइल एलानिन के लिए। यहाँ पे बैसिलस सबटिलिस यूज किया जाता है बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, हाई फिनाइल एलानिन लेवल बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसके हील से स्मॉल ड्रॉप ब्लड का लिया जाता है और उसको जो कार्ड दिया हुआ है उसमें अप्लाई किया जाता है और जिस डिस्क में उस ब्लड को अप्लाई किया जाता है ड्राई करने के बाद उसको पंच आउट कर उस डिस्क को इंक्यूबेट किया जाता है पेट्री डिश में जो कि बैक्टीरिया बैसिलस सबटिलिस से प्लेटेड होता है। इसके प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन एंटागोनिस्ट। और अगर फिनाइल एलानिन का लेवल ब्लड सैंपल में बहुत ज़्यादा है तो ये जो इनिबिशन है उसे ओवरकम हो जाता है, मीन्स बैक्टीरिया का जो ग्रो है वो उसको अलाउ करता है जिससे हम डिटेक्ट मीन्स डायग्नोस कर सकते हैं इस डिसीज को। इसके बाद थर्ड है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो जो पीक्यू पेशेंट होते हैं वो एक दिन में लगभग 500 to 3000 mg फिनाइल कीटोन्स जो हैं एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो उनके यूरिन सैंपल को सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है कंटेनिंग वाटर, इथेनॉल एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड, जिससे क्या होता है, इंटेंस ब्लू ग्रीन कलर अपीयर होगा जो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को पीक्यू है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डीएनए बेस्ड टेस्टिंग, जिसमें कि डीएनए प्रोब्स यूज किए जाते हैं जिसमें कि जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलिस जीन उसमें म्यूटेशन हो रहा है उसकी एनालिसिस की जा सकती है जिससे प्रीनेटल डायग्नोसिस हम कर सकते हैं पहले से ही, मतलब बच्चे के पैदा होने से ही पहले हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कल्चर एमनियोटिक सेल।
इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, फिनाइल एलानिन लोड टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया PKU से रेसेसिव डिसऑर्डर, तो ये होमोजाइगस स्टेट में ही मैनिफेस्ट होता है। हेट्रोजाइगस और कैरियर स्टेट में हम इसको डिटेक्ट करते हैं बाय द फिनाइल एलानिन लोड टेस्ट। हेट्रोजाइगस कैरियर मतलब कि जो डिसीज नहीं दिखाते हैं पर जीन रखते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट यूज करते हैं, जिसमें कि 4 ग्राम फिनाइल एलानिन को IV दिया जाता है और कैरियर जो होते हैं उनके ब्लड में फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कैरियर हैं, तो कैरियर के ब्लड में वो फिनाइल एलानिन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ आता है। तो किस तरीके से हम PKU को मैनेज कर सकते हैं, तो PKU क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसलिए हम इसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो इससे होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हर एक 10 वीक डिले मीन्स हर 10 हफ्ते का अगर हम डिले करते हैं ट्रीटमेंट में, तो लगभग 5 यूनिट जो है IQ जो है वो लॉस्ट हो सकता है बच्चे का। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो फिनाइल एलानिन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, क्योंकि ये फिनाइल एलानिन के एक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा है, इसी कारण से फिनाइल एलानिन रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेना होता है। मीन्स एक दिन में पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सिर्फ 10 से 20 mg लेना होता है। मीन्स ऐसे फूड जिसमें कि फिनाइल एलानिन का कंटेंट लो हो, उसको उस पर्सन को थ्रू आउट द लाइफ देना होता है, उनके ब्लड में फिनाइल एलानिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए विद इन 2 to 10 mg पर डेसीलीटर, क्योंकि कुछ अमाउंट फिनाइल एलानिन का रिक्वायर्ड होता है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जैसे कि मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज, नट्स एंड पल्सेस को हमारे डाइट से एक्सक्लूड करना होता है। मीन्स इन फूड्स को अवॉइड करना होता है, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन होता है। मीन्स इसमें फिनाइल एलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी मेजर अमाउंट में लिया जाता है। टोपोइका मीन्स कसावा ये रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसमें जो फिनाइल एलानिन का जो कंटेंट है वो कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टायरोसिन सप्लीमेंटेशन। क्योंकि PKU पेशेंट जो है वो टायरोसिन सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, मीन्स उन पर्सन में टायरोसिन नहीं बनता है, तो डाइट में इसको इंक्लूड करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये टायरोसिन जो है रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी में कैटेकोलामाइंस की सिंथेसिस के लिए, जैसे कि डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, थायराइड हार्मोन, मेलानिन के फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5-हाइड्रोक्सी-ट्रिप्टोफैन एंड डोपा। ये सेरोटोनिन और कैटेकोलामाइंस के सिंथेसिस को रीस्टोर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सप्लीमेंटेशन विद द टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन इज एडवाइज्ड। अगर PKU टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन की डेफिशिएंसी की वजह से है, मीन्स नॉन क्लासिकल PKU है, तो कोफैक्टर सप्लीमेंट्स देना हेल्पफुल होता है। ये हो गया फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में। के बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे टायरोसिनेमिया के बारे में। Thank you very much for watching this video.